नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश एक इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय लेगी। पैनल में और कौन इसमें शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ किए जाने पर है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सीएम योगी ने इस पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें यह जानकर बहुत खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। तो ये ट्वीट किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये एक ऐतिहासिक कदम है और देश के हित में एक देश एक चुनाव के लिए उठाया गया ये शानदार कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक कदम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। और रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। देखिए, वन इलेक्शन, नेशनल और वन इलेक्शन ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इलेक्शन बार बार होते हैं उसमें बड़ा देश का नुकसान होता है और जनता का नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए एक बार चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे कोई भी चुनाव हो, तो इसके लिए माननीय अगर प्रधानमंत्री अगर इसकी पहल कर रहे हैं तो बहुत सराहनीय पहल है और इसमें कोई भी विरोधी पार्टी हो चाहे सहयोगी पार्टी हो, सबको उसका समर्थन करना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर जनता की क्या कुछ राय सामने आ रही है, बातचीत की हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने, वो देख लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक कमेटी गठित की है और कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैं इस समय मौजूद हूं सीएम सिटी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। आइए जानते हैं कि यहाँ के यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में लोगों की क्या राय है इसको लेकर। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेके वो क्या सोच रखते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? जिसके रोम रोम में अगर राष्ट्रभक्ति बसी हुई है वो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ही सोचेगा, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच सकता। क्योंकि 56 बार चुनाव कराने से ये सरकारी जो धन दुरुपयोग हो रहा है, ये पैसे हमारे ही हैं, किसी और के नहीं है।
तो जो हमारे प्रिय नेता हैं वो हर हाल में एक देश में एक चुनाव कराएंगे। एक चुनाव कराने से जो गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग होता है या बार बार हम कहें इस्तेमाल होता है वो रुकेगा। और समझिए कि भारी भरकम धनराशि आज की डेट में देखिए विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तो हमें प्रिकॉशन के साथ अपने खजाने पर ध्यान रखना होगा। इसलिए वन राष्ट्र वन इलेक्शन हर हाल में ज़रूरी है। तो आपने सुना कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे से भटकाने की एक जो है ये प्रक्रिया है? देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई चीज़ होती है तो उसका कुछ अपना फ़ायदा भी होता है, और ऐसा नहीं है कि देश में ये पहली बार सोच उठी, इससे पहले भी सोचा गया और चुनाव हुए भी हैं। सन तो हमको क्लियर नहीं याद है, शायद 69 वगैरह में ऐसे 2-3 बार हुए हैं, बाद में चीज़ें बदलती गई। नुकसान क्या है आप बता रहे हैं? नुकसान बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो फ़ायदा इसमें क्षेत्रीय दलों को हो सकता है। एक साथ जो है जब चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दल मजबूती से लड़ लेंगे। जो नेशनल पार्टियां हैं वो इनके बराबर तो है नहीं, भाजपा के बराबर तो है नहीं, उनके पास संसाधन कम है, वो कैसे लड़ने जाएंगे? जैसे बसपा को ले लीजिए, इनके पास कितना संसाधन है, कहीं तुलना में खड़ी होती है भाजपा के? ये पूरे देश में एक साथ प्रचार कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि जो है उसका नुकसान भी है। आइए कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी जो है ये ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है कमेटी गठित कर दी है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये संभव है? आपको लगता है कि संभव है? ये देखिए, किसी पार्टी की तरफ से अगर ना बोला जाए तो मुझे लगता है कि संभव है या नहीं वो तो नेताओं को करना है। हम लोग इस पर यही राय दे सकते हैं। मेरे समझ से नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि 2024 इलेक्शन है, मुद्दे को भटकाया जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि भले अगर ऐसी सोच होगी उन लोग की, पर मुझे नहीं लगता है आगे हम ये कामयाब होगा। इसलिए कि हमको निश्चित रूप से चुनाव में बहुत फंड की खर्चा होता है और खर्च बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसको हम बचा लें अगर, तो अपने देश के विकास में हम उसको लगा सकते हैं। और अपने देश को विकास, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं LKG से, खाली देश हमारा विकासशील ही रहा है। हम सब अपने देश को विकसित करने की राह पे। खास तौर से आपके कहने का मतलब है कि इससे देश विकसित भी होगा और बचत भी होगी पैसे की, यही कहने का मतलब है आपके? यहाँ कुछ लोग और भी है, क्या कहेंगे? मुद्दे को भटकाया जा रहा है? नहीं, मुद्दे को भटकाया नहीं जा रहा है। ये एक बहुत अच्छी सोच है। भाजपा प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा सोच रखा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी ये सोच रखी थी, समाजवादी पार्टी ने भी 2018 में ये सोच रखी थी, तो सभी दलों ने ऐसा सोचा था। और बसपा भी इसके कल के उनके बयान से लग रहा है कि बसपा भी इसमें साथ दे रही है। तो ऐसा नहीं है, और इससे जो फ़ायदा होना है वो बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। देखिए कि जब चुनाव होते हैं तो 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ इलेक्शन कमीशन को बजट दिया जाता है चुनाव के लिए। और विभिन्न तरीके के चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, महापौर, नगर निगम के चुनाव, ये विभिन्न प्रकार के चुनाव होते हैं। जब एक चुनाव होगा तो निश्चित ही पैसे की बहुत बचत होगी। पैसे की बचत के साथ साथ संसाधनों की भी बहुत बचत होगी, क्योंकि शिक्षकों को बुलाया जाता है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है, पुलिस की तैनाती होती है, अलग से आर्मी को चुनाव में बुलाया जाता है। तो ये हमारे देश के लिए भी अच्छा है, देश की सीमाओं के लिए भी अच्छा है, और पैसे की भी अच्छी सोच है। और इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि देश जब एक प्रधानमंत्री रहेंगे तो उनको काम करने में, क्योंकि हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है तो नेता चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, इससे नेता काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे काम करने में और देश को विकसित करने में तो आपने सुना कि यहाँ पे एक नौजवान भी हैं। आइए, आज नौजवानों का जो है बयान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही भविष्य है इस देश के। तो आइए जानते हैं क्या कहेंगे आप। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दे को क्या भटकाया जा रहा है या इससे कुछ फ़ायदा भी होगा? नहीं, सीधे इसके बहुत फ़ायदे होंगे। देखिए, एक फैक्ट की बात है, इंडिया पूरे दुनिया में सबसे 1 नंबर पे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करती है इलेक्शन में। कोई और ऐसी कंट्री नहीं है जो इंडिया से ज़्यादा पैसा खर्चा करता हो इलेक्शन में। जब एक बार इलेक्शन होगा पूरे 4 साल या 5 साल में, तो कितना पैसा बचेगा भारत का। और प्लस हम एक स्टूडेंट है तो हमको पता ही क्या, हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होगा, हमको 3-4 दिन 5 या फिर हफ्ते भर की छुट्टी मिल जाती है। हफ्ते भर स्कूल बंद रहता है, कोई ना कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, सारे टीचर काम पे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ड्यूटी लगती है, उससे हम लोग का कितना टाइम बर्बाद होता है। एक स्टूडेंट के लिए 11th-12th जैसे स्टैंडर्ड में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है टाइम की कीमत, और वही टाइम बर्बाद हो रहा है क्योंकि पूरा सिटी बंद रहती है, क्या तो कोई काम होता नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। इसी वजह से
यही फ़ायदे हैं क्या आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। तो आपने देखा कि यहाँ पे गोरखपुर में जो खास तौर से व्यापारी या युवा वर्ग हैं, सभी को खास तौर से ये मोदी की जो प्लान है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेके काफ़ी लोग जो है इसकी जो है सराहना कर रहे हैं। और सराहना के साथ साथ ही लोग ये कह रहे हैं कि इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संसाधनों का बचत होगा, पैसे जो अनर्थ का खर्च होते हैं उसकी बचत होगी। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर के लोग इस पहल को जो है सराहनीय पहल बता रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक, नवनियुक्त प्रधानाचार्य और बच्चों से उन्होंने संवाद किया है। इसके साथ ही सीएम ने बच्चों को एडमिशन किट भी बांटे हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल जी कहते थे कि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमें आदमी को इंसानियत की नजर से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना अटल आवासीय विद्यालय के जरिए ही साकार हो रहा है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने बीपैक्स सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता हमारी परंपरा का हिस्सा है, समाज अब आगे बढ़ रहा है। गांव में बीपैक्स इकोनॉमी पावर पैक है और यूपी समृद्धि के खेत के लिए जाना जाता है, खेती के लिए जाना जाता है। हमारा समाज सहभागिता करता है, यह सहकारिता का आदर्श उदाहरण भी है। समय सहकारिता के इस कार्य में सेंध लगी, गलत तत्व इसमें हावी हो गए और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सहकारिता को एक मंत्रालय का दर्जा दिया और सहकारिता के माध्यम से सहकार से समृद्धि की ओर, सहकारिता को आम नागरिक के जीवन में समृद्धि का एक माध्यम बना करके उससे समृद्धि, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में आज देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई पैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है।
बरेली में मदरसों पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। जिन मदरसों की फंडिंग संदिग्ध होगी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा ये भी सरकार की प्राथमिकता हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो, सभी का बोर्ड एक तरीके से पैटर्न कर दिया है। मदरसा शिक्षा में भी हम मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बेहतर एक माहौल शिक्षा का देकर उन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का प्रयास है। जो मदरसे अस्तित्वहीन पाए गए हैं, जो इनकी फंडिंग पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, सर्वे आ गई है, इसके अनुशासित कार्रवाई करेंगे। घोसी उपचुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने उम्मीदवार सुधाकर सिंह को हर हाल में जिताने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव भी लगातार घोसी उपचुनाव में सक्रिय हैं और आज घोसी वो पहुंचे हैं। अपने उम्मीदवार के लिए वोट उन्होंने मांगा है। उन्होंने कहा कि इस सीट पर सपा की जीत पक्की मानी जा रही है। का कोई काम तो है नहीं, विभागों में तो कोई काम कर नहीं रहे जी। तो जब विभागों में कोई काम है नहीं तो घूम रहे हैं यहाँ। वो तो मैनपुरी में भी बहुत चक्कर लगाए, तो इसी तरीके से वहाँ भी कह रहे थे। और ये तो जहाँ जहाँ जाते हैं चुनाव में, तो समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अब असुरन है। तो वहाँ भी देखिए जहाँ जहाँ गए वहाँ समाजवादी पार्टी बढ़ के जीती। और कौशाम्बी में 15 महीना पहले तक सराथू की जनता ने उन्हें हराया ही। तो चलिए बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। इटावा में प्राइवेट स्कूल ने सरकारी आदेशों की उड़ाई धज्जियां। छुट्टी होने के बावजूद खोला गया स्कूल। प्रबंधक ने कहा हमारे पास नहीं आया छुट्टी का कोई आदेश। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश को लगी यह गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट, FIR दर्ज की गई। इटावा में पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। टीवी चोर ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 12 LED भी बरामद की गई। महोबा में घर में तनाव के चलते महिला ने बच्चों सहित तालाब में लगाए छलांग। मौके पर दोनों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में बदमाशों का कहर जारी है। किन्नर के घर में घुसकर चाकू से किया हमला। पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में रेलवे ट्रैक किनारे मिला है अधेड़ का शव। शरीर पर मिले कई चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में अज्ञात वाहन ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहरा। आगरा में तेज रफ्तार का कहर, 2 टेंपो की हुई भिड़ंत, 12 यात्री घायल, 1 की मौत। सहारनपुर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कई जगहों के पहलवानों ने हिस्सा लिया। सालों से चली आ रही है यह प्रतियोगिता। मैनपुरी में मामूली विवाद में अधेड़ को लगी यह गोली, हुई यह मौत, परिजनों में मचा कोहरा। इटावा में बाइक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में चालक घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े युवक से हुई बाइक चोरी। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में दबंगों का कहर जारी है। मामूली विवाद में युवक के साथ मारपीट, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदायूं में पुरानी रंजिश में चाचा और भतीजे पर लाठी से हमला। मौके पर चाचा की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने किया आत्महत्या। गोली मारकर खुद की ली जान, परिजनों में मचा कोहरा। अलीगढ़ में कॉलेज के छात्र ने की आत्मदाह की कोशिश। नीतियों से परेशान होकर छात्र ने किया प्रयास। मौके पर पहुंची पुलिस, छात्र की बचाई जान। औरैया में 2 अलग अलग जगहों पर हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। सुंदरम होटल के पास महिला तो गोहनी कला गांव में युवक की हत्या, परिजनों में मचा कोहरा। आगरा में क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। 2 सितंबर को होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, लोगों में उत्साह।
ललितपुर में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। आगरा में दबंग हुए बेखौफ, मामूली विवाद में युवक से मारपीट, राहगीर ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में युवक का मिला शव, परिजनों में मचा कोहरा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, दरोगा के बेटे को मारी गई थी गोली, आरोपी सहित पिस्टल और कारतूस बरामद। बिजनौर में एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, पुलिस के दबिश के दौरान आरोपी की हुई थी मौत, घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए थे पुलिसकर्मी। आगरा में पुलिस ने साइबर सेल के 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा, फर्जी सिम के जरिए करते थे साइबर फ्रॉड, कब्जे से फर्जी सिम कार्ड और एटीएम बरामद। बुंदेलखंड में महिला दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, घूंघट डालकर महिलाओं ने अखाड़े में दिखाया दमखम, पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह से बैन था। सहारनपुर में जीएसटी विभाग की कामयाबी, 170 करोड़ की टैक्स चोरी का किया भंडाफोड़, आईटीसी लेने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया। आजमगढ़ में ज्वलनशील पदार्थ से जलकर युवक की शरीर में लगी थी आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया, दोस्तों के साथ शराब के ठेके पर पहुंचा। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सरकारी बिजली का तार चुराने में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से लाखों की कीमत की तार बरामद की। चंदौली में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, कुछ दिन पहले महिला का मिला था शव, पति ने की थी पत्नी की हत्या। अलीगढ़ में एलएलबी छात्र ने आत्मदाह का प्रयास किया, कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप, छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम खूनी पत्र लिखकर अच्छा मृत्यु की मांग की है। गोंडा में मामूली विवाद में युवक को मिली है तालिबानी सजा, धारदार हथियार से किया गया वार, जांच में जुटी है पुलिस। हमीरपुर में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से स्कॉर्पियो गाड़ी और बाइक बरामद की। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया है, मौके पर ही दोनों की मौत। शाहजहांपुर में रिश्ते हुए तार, युवक ने भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में कॉलेज के छात्र ने दिया अनिश्चितकालीन धरना, छात्र संघ के चुनाव की रखी मांग, धरना दे रहे छात्रों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक। अमरोहा में पुलिस ने लाखों की लूट का खुलासा कर दिया, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूट के सामान को भी बरामद कर दिया। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट हुआ शुरू, पर्यटकों की समस्या को किया जाएगा दूर, लपकों पर रहेगी पाबंदी। यूपी लोक सेवा आयोग ने जारी किया है पीसीएसजे 2022 का अंतिम चयन परिणाम, 10 टॉपर्स की सूची जारी की गई। पीसीएसजे 2022 में कानपुर की निशी गुप्ता बनी है टॉपर। यूपी पीसीएसजे में आजमगढ़ के हाजी हुसैन अंसारी को मिला 7वां रैंक। यूपी पुलिस में निरीक्षकों के बाद उप निरीक्षकों का प्रमोशन, यूपी पुलिस के 100 उप निरीक्षक बने निरीक्षक, यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। संत कबीर नगर में एसपी सत्यजीत गुप्ता ने निरीक्षक और उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव। उन्नाव में एक घर में ब्लास्ट हुआ है, गैस सिलेंडर, यह धमाका हादसे के दौरान घर में लगी आग, परिवार वालों ने घर से बाहर भागकर बचाई जान। आगरा हाईवे पर 300 मीटर तक कार को घसीटता ले गया ट्रक, कार में मौजूद पति पत्नी हुए घायल, पति पत्नी के साथ 2 बच्चे भी थे मौजूद। प्रयागराज के इलाहाबाद कॉलेज के हॉस्टल में निकला अजगर, मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद प्रोफेसर एनबी सिंह ने अजगर को रेस्क्यू किया। कानपुर में क्लासरूम में 2 बच्चों के साथ मारपीट का मामला, पेंसिल की नोक से किया हमला, परिजनों ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का। कानपुर में संपत्ति विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।